तो देखिए कल हमने जो पढ़ा था निरसन ज्यामिति में, निरसन ज्यामिति में हमने देखा था कि ये क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है और ये चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश के बारे में, चतुर्थांश को हमने जाना था कि चतुर्थांश क्या होता है, ठीक है। और ये क्या है, एक समतल है ना। एक समतल को हमने क्या किया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दो लंबवत अक्षों में हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसको हम बोलते हैं एक्स वाई, यहाँ पर समतल हो गया है ना। यहाँ पर कैसे आ जाएगा, तो हमने बोला था माइनस एक्स वाई, है ना। यहाँ पर हमने क्या बोला था, तो माइनस एक्स माइनस वाई, ये क्या होते हैं, अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है आप लोगों के दिमाग में, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी, जस्ट अभी क्लियर हो जाएगा आपके। कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। अब यदि हमको किसी ने कहा कि ये जो अपने पास एक क्वेश्चन आ गया कि 4 और 3 ये कौन से चतुर्थांश में होंगे, है ना, और ये किस बिंदु को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। 4 और 3 ये किस बिंदु को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, और कौन से चतुर्थांश में होंगे। तो हम ये देखते हैं कि ये 4 कैसा है, धनात्मक है, 3 कैसा है, धनात्मक है। मतलब हम ये जानते हैं कि पहले चतुर्थांश में x और y दोनों कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, x से कितनी दूरी पर, तो धन 4, यानी यहाँ पे धन 4 ये चलेगा, x से कितनी दूरी पर चलेगा, धन 4, फिर कितना 3, y में कितना 3, तो हम यहाँ से चलना चालू करेंगे। देखिए ये 1 2 और ये 3, यहाँ से मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है, और इस 4 से मैंने एक लाइन ऐसे खींच दिया, तो मुझे कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, ये जो बिंदु प्राप्त हुआ वो क्या था, 4 और 3। अर्थात हम क्या बोलेंगे कि ये जो 4 और 3 है वो कौन से चतुर्थांश में होंगे, प्रथम चतुर्थांश में होंगे, और वो स्थिति कौन सी होगी, तो हम बोलेंगे ये वाली स्थिति होगी। इज दैट क्लियर। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि ऋण 4 और ऋण 2 ये किस चतुर्थांश में होंगे, ठीक है। तो देखिए x क्या दिया है हमको, ऋण 4, हम किधर चलेंगे, इस मूल बिंदु से, हमारा जो प्रारंभिक बिंदु है, जो मूल बिंदु है जहां से हमको स्टार्ट करना है, जो ओरिजिन कहलाता है। तो देखिए यहाँ से ऋण 4, तो देखिए इधर जा रहे हैं तो धनात्मक, ठीक है, इधर आ रहे हैं तो ऋणात्मक, तो देखिए x के हम ऋणात्मक दिशा में आएंगे, 1 2 और ये 3 और ये 4, ये आ गया अपन x ऋण 4, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, ऋण 2, तो हम y निर्देशांक में देखिए कैसे 1 और ये ऋण 2, देखिए इधर जाएंगे तो पॉजिटिव है, इधर जाएंगे तो नेगेटिव। देखिए यहाँ से हम यहाँ पर मतलब इधर ऋणात्मक है और इधर धनात्मक है, तो ये क्या है हमारे पास ऋण 2 है। यहाँ पर आएंगे तो हमको वो बिंदु कहाँ मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देते हैं, तो वो जो बिंदु मिलेगा हमको कहाँ मिलेगा, ये बिंदु क्या कहलाएगा, तो ऋण 4 और ऋण 2। अब ये देखिए कि कौन सा चतुर्थांश में है, तो हमको क्लियर समझ में आ रहा है ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 4 और ऋण 6 ये बिंदु बताइए, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 और ऋण 6, 5 और ऋण 6, तो 5 कैसा है, धनात्मक है, और 6 कैसा है, ऋणात्मक। तो ऋण 6 किस दिशा में, तो ये हमारे पास हमेशा मैंने क्या कहा था कि पहला वाला x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला y को रिप्रेजेंट करता है, और ये कैसा हो जाएगा, देखिए x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, मतलब x धनात्मक है, y ऋणात्मक है, तो यहाँ पर देखिए x धनात्मक है और y ऋणात्मक है। और यदि नहीं समझ में आता है तो आप ठीक है फिर से क्या करिए, आप 0 मतलब ओरिजिन से जाइए, किस दिशा में जाएंगे, पहले x, तो x में कितना, तो धन 5, x में जाइए 1 2 3 4 5, ये हमारे पास मिल गया, ठीक है। अब y कितना है, तो ऋण 6 है, तो हम यहाँ से आ जाएंगे, लिखिए 1 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, ये यहाँ से आएंगे इस तरह से, ठीक है, और ये हमारे पास 5, इस तरह से हमने लंबवत ये बिंदु हमको प्राप्त हुआ 5 और ऋण 6, ये बिंदु, ठीक है। कौन से चतुर्थांश में मिला, हम बोलेंगे ये चतुर्थ चतुर्थांश में। इस तरह से हमको कोई भी बिंदु, अच्छा एक चीज और, इसको आप मान लीजिए खेल का मैदान है हमारे पास, ये कैसा है, खेल का मैदान है, ये हमारे पास खेल का मैदान है, इस तरह इसको मान लीजिए खेल का मैदान, ठीक है। तो कौन सा एक प्लेयर हमारा यहाँ पर है, मान लीजिए ये प्लेयर हमारा यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है।
खेल के मैदान का, जहां पर अपने पास फुटबॉल का मैदान मान लीजिए, ठीक है। तो इस खिलाड़ी की स्थिति को हमको जाननी है कि ये खिलाड़ी किस स्थिति में है, कि इसकी स्थिति क्या है, इसकी पोजीशन हम जानना चाहते हैं। तो हम इस मूल बिंदु के सापेक्ष इसके सापेक्ष हम इसकी पोजीशन निकालने जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये धन 3, मतलब ये कैसा है y, यहाँ से देखिए ये तो ऋण 3 और धन 3। तो यहाँ पर यदि कोई खिलाड़ी है तो हम बोलेंगे कि इसकी स्थिति क्या होगी, तो x से ऋणात्मक दिशा में ऋण 3 और y से धनात्मक दिशा में धन 3। तो इस तरह से ये कौन से चतुर्थांश में है, मतलब हम बोलेंगे किस साइड पर है, गोल पोस्ट के किस साइड पर है। तो हम यहाँ पर इसको मिड पॉइंट या मूल बिंदु मान लेते हैं। तो हम बोलेंगे इस मूल बिंदु के यहाँ पर यदि अपन लें तो लेफ्ट डायरेक्शन में किस पर, तो ऋण 3 x से ऋण 3 दूरी पर और y से धन 3 दूरी पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये इस तरह से कोई भी बिंदु दिया जा सकता है, कोई भी बिंदु एग्जाम में दिया जा सकता है कि ये बिंदु पहचानिए किस चतुर्थांश में है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि 4 और 0 ये किस किस अक्ष पर स्थित है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि 4 0 जो है के बिंदु की स्थिति बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 क्या है, x अक्ष से दूरी, तो बोलेंगे 1 2 3 4 ये, ठीक है। और x अक्ष पर y का जो निर्देशांक होता है, फिर तो वही मैंने बात किया था, इसको हम नाम दे देते हैं भुज और इसको हम नाम दे देते हैं कोटि। तो कई बार ऐसा होता है कि ये वाले को क्या करिए, संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए, या हमको बोलेगा कि ये किस अक्ष पर स्थित है। तो हम सीधी सी बात है, क्योंकि x अक्ष पर दिया हुआ है, y अक्ष का क्या है, ये 0 है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या मिलेगा हमको, वो 0, मतलब x अक्ष पर ये जो बिंदु होगा किस अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। इस तरह से हमारे पास प्रश्नावली फर्स्ट में देखिए यहाँ पर ऋण 5 ऋण 4 आपको दिया हुआ है, कहते हैं ऋण 4 और 5 को दर्शाइए। तो देखिए ऋण 4 क्या है, तो देखिए ये x अक्ष है, ठीक है। x अक्ष में देखिए 1 2 3 4 ऋण 4 अपने पास हो गया और 5, तो देखिए यहाँ से हम ये 5 है, तो हम y अक्ष से लंबवत ऐसे लाइन खींच देते हैं, कैसे ये हमने लाइन खींच दी है, ठीक है। और ये वाली लाइन यहाँ से खींच दी क्योंकि ये 4 है, ऋण 4 और ये धन 5, यहाँ से ये जहां पर मीट करेंगे वही हमारा कौन सा बिंदु होगा, ऋण 4 और 5। और ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तो क्लियर दिखाई दे रहा है, ये प्रथम ये द्वितीय चतुर्थांश, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि x ऋणात्मक और y धनात्मक जहां भी होगा वो कौन सा होगा, द्वितीय चतुर्थांश। दोनों धनात्मक होंगे, x और y दोनों अंक x के और y के दोनों निर्देशांक कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, तो वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। यदि मान लो दोनों ऋणात्मक होंगे तो वो तृतीय चतुर्थांश में होगा, जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर आते हैं, यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है, मतलब हम बोलेंगे कि x धनात्मक, x निर्देशांक धनात्मक और y निर्देशांक ऋणात्मक होता है, तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ। तो क्वेश्चंस हमको इस तरह के आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी पहली प्रश्नावली में आपको पहले सवाल में दिया होगा, कुछ बिंदु ऐसे दिए गए होंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे और उसमें पूछा जाएगा कि ये कौन से चतुर्थांश में है, तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, क्लियर। जैसे एक सिंपल सा और एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा -3 और -2, तो आप इसको देख करके देखिए दोनों माइनस है, तो अब हमको मालूम है कि तृतीय चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक कैसे होते हैं, माइनस में होते हैं। तो डायरेक्ट आप इसको बोल सकते हैं, आप बंद करके बोल सकते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। इज दैट क्लियर है ना। ऐसा यदि और ऐसे दे दिया आपको कि यदि मान लो ऋण 5 और 4 दे दिया, ऐसा दे दिया आपको, तो देखिए यहाँ पर क्या है, x ऋणात्मक है, y धनात्मक है, तो ये कहाँ पर होता है, ऐसा कहाँ पर आते हैं, ऐसे निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में आते हैं, हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक बिंदु की स्थिति को आप बता सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 1 में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रश्नावली 1 में आपके कुछ बिंदु दिए हुए हैं, जैसे 3 4 है ना, ऋण 5 ऋण 6 ऋण 5 और 6 ऋण 5 और 6 दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है, तो 3 और 4 प्रथम चतुर्थांश में, ये द्वितीय चतुर्थांश में, ऐसे आप उसको बता सकते हैं। क्लियर है। कहाँ देख करके, ये जो अपने पास
है, हमने जो बनाया हुआ है, हमने जो समझा हुआ है चतुर्थांश को, जिस तरह से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो मैंने कल थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन भी हुआ होगा कि ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखिए बेटा, मैंने ये सारी चीजें इसलिए आपको समझाई। इसके पहले वाला वीडियो अभी आपने देखा है, ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पहला वाला वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्यों समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटा कोई भी चीज, देखिए निर्देशांक नाम भी है, चैप्टर का नाम ही है निर्देशांक, निर्देश देने वाले अंक, ऐसे अंक जो हमको निर्देशित करते हैं, जो हमको बताते हैं कि वो बिंदु कहां पर है, एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये हमको रिप्रेजेंट करते हैं, वो बताते हैं हमें कि वो बिंदु कहां पर है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उन बिंदुओं को हम बता सकते हैं, किसकी सहायता से, तो इसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि कौन से चतुर्थांश में होगा, ठीक है, और मूल बिंदु से उसकी स्थिति क्या होगी, किस दिशा में होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं हमारे पास कि निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि किस अक्ष पर स्थित है। जैसे हमको ये दिया हुआ है किस अक्ष पर स्थित है, ऋण 6 और 0। देखिए यहाँ पर कौन से अक्ष को दिया हुआ है तुमको, यहाँ पर तो y 0 दिया हुआ है और x का मान दिया हुआ है हमको, तो ऋण 6 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो हम बोलेंगे किस अक्ष पर है, तो हम बोलेंगे x अक्ष पर है। किस अक्ष पर है, x अक्ष पर। ये जो ऋण 6 और 0 जो बिंदु है वो कहाँ पर होगा, x अक्ष पर। ऐसे ही मान लीजिए हमको 5 और 0 दे दिया जाए, सॉरी हमको क्या दे दिया जाए, 0 और 5 दे दिया जाए, एक बिंदु हमको ये दे दिया जाए 0 और 5, तो ये देखकर बताइए तो 5 कैसा है, प्लस है, तो हम कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर। इसके बाद क्या है, ये x बिंदु 0 है, x कितना है 0, तो मैंने आपसे कहा था कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो यदि आप चाहें तो इसको नोट करके भी लिख सकते हैं बेटा। इसको नोट कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नोट करने के लिए आपको लिख देता हूँ। नोट करके आप लिख लीजिए पहला कि y अक्ष पर x निर्देशांक का मान 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। इसी तरह से हम पहला दूसरा नोट क्या लिख सकते हैं कि x अक्ष पर है ना, और y अक्ष मतलब यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, कोटि, है ना। y अक्ष को क्या नाम देते हैं, y अक्ष का दूसरा नाम क्या है, कोटि, पर x निर्देशांक मतलब भुज के निर्देशांक, x अक्ष है ना के निर्देशांक, और x अक्ष को हम क्या नाम दे देते हैं, भुज। x अक्ष को क्या नाम दे देते हैं, भुज, है ना। तो यहाँ पर x अक्ष या हम बोलेंगे भुज पर y अक्ष, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, कोटि। y अक्ष का दूसरा नाम, तो कई बार हमको भुज और कोटि में क्वेश्चन आता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो कोटि के निर्देशांक x अक्ष पर कोटि के, y अक्ष या कोटि के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक क्या होंगे, 0 होगा, निर्देशांक 0 होगा, होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार आता है कि मूल बिंदु कौन से चतुर्थांश में, तो आप देखिए मूल बिंदु कहां पर, यहाँ पर, मूल बिंदु कहां पर है, यहाँ पर है, तो ये ना इस पे है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो ये कोई भी चतुर्थांश में स्थित नहीं होता। तो क्वेश्चन यदि आपको आ जाए कि मूल बिंदु किस चतुर्थांश में, तो हम आंसर क्या चुनेंगे, तो उसमें एक ऑप्शन जरूर दिया जाएगा आपको कि ये कोई चतुर्थांश में नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं, ऐसा आंसर दिया होगा तो आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास क्वेश्चंस और आते हैं। निर्देशांक समतल पर दोनों परस्पर, देखो निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष, देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है निर्देशांक समतल पर, ये अपने पास निर्देशांक समतल है ना, इस पर दोनों अक्ष परस्पर कैसे होते हैं, देखिए आप ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री, तो जब 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है तो परस्पर कैसे होते हैं, दोनों लंबवत होते हैं, है ना। तो निर्देशांक अक्ष पर या निर्देशांक समतल पर, ऐसे बोलेंगे निर्देशांक
समतल पर दोनों अक्ष कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है कि y अक्ष पर किसी बिंदु का x निर्देशांक, देखिए फिर से वही y अक्ष पर किसी बिंदु का x निर्देशांक कितना होता है, 0 होता है। इज दैट क्लियर? फिर पूछ सकता है कि x अक्ष पर y अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 देखिए, है ना। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम 0 लेकर चलेंगे। ओरिजिन है तो वो 0 से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो फर्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है ना, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इज दैट क्लियर? हम सिर्फ एक चीज से वो सारा प्रश्नावली जो है हमारा एक कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, हमको चीजें बस क्लियर करनी है, हमारे दिमाग में वो चीजें फिट होनी चाहिए। एग्जैक्टली बेटा आपको दिमाग में वो रखना है जो आपके काम की चीजें। जैसे यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि कोई भी बिंदु हम लें तो हमेशा क्या होंगे, धनात्मक होंगे। यहाँ पर देखिए द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, तो x अक्ष ऋणात्मक में होता है और y धनात्मक में होता है। तो इसको हम यहाँ पर ये लिखिए, मतलब एक पूरा ये निर्देशांक वाला समतल है ना, एक निर्देशांक का समतल है, उसको हमने दो अक्षों में परस्पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और दोनों कैसे परस्पर लंबवत। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन 2-3 प्रकार से आते हैं कि बिंदु आपको दे दिया जाएगा, बोलेगा कौन से अक्षांश में, कौन से चतुर्थांश में, तो चतुर्थांश क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में। ओके, तो इस तरह से आपका पहला प्रश्नावली यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो आज एक थोड़ी सी नई बात इसमें हम और सीख लेते हैं। वो नई बात क्या है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कई इसमें कई दूसरे डायरेक्ट फॉर्मूले पे अपन लेकर आएंगे ना, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दूंगा, एग्जैक्टली हम कैसे उसको निकालते हैं वो चीज हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को निकाल करके उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पहले हमें फॉर्मूला आया कहां से वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, ये इस तरह से हमारे पास क्या है बेटा, तो ये हमारे पास y अक्ष है, ये y डैश। ठीक है, ये यहाँ पर हमने क्या ले लिया, तो x धनात्मक दिशा में, ये x डैश ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लिया, क्या ले लिया मैंने इस बिंदु को, x1 y1, क्योंकि हमने मान लिया कि ये x से कितनी दूरी पर है, तो मैंने बोला x1 दूरी पर है, y से कितनी दूरी पर है, तो हमने बोल दिया y1 दूरी पर है। तो इसके जो निर्देशांक है, इसको हमने बिंदु P माना। ठीक है, इसको हमने बिंदु क्या मान लिया, P। फिर से देखिए, ध्यान रखिए, इसका मतलब इस P जो है, P की स्थिति क्या है, तो x से x1 दूरी। अब ये x1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, जो भी होगा इस x1 का मान होगा। ठीक है, हमको नहीं पता है इसलिए मैंने इसको नाम क्या दे दिया, x1। इज दैट क्लियर? उसी तरह से ये y से कितनी दूरी पर है, ये भी एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, इसलिए हमने इसको y1 मान दिया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, तो ये गति कर रहा है, ये यहां से कहां पर, ये इसकी स्थिति कहां आ गई, तो हमने बोला यहां। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये x1 और ये y1 दोनों क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। इसके कारण ये दोनों बदल रहे हैं, और ये P से कहां चला गया, तो यहाँ पर ये भी मान कर चलिए कि कोई एक इंसान है, वो यहाँ पे चींटी है या फिर कोई भी वस्तु है, जो यहाँ से कहां चले गई, Q में। अब उसके निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ से चलते हुए कहां चला गया, यहाँ। तो देखिए इसके x निर्देशांक कितने, तो यहाँ से देखिए ये वाला क्या था, x1। ठीक है, और ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक उसकी स्थिति चेंज हो गई, उसकी स्थिति बदल गई, मतलब वो कहां से कहां, अभी प्रारंभिक स्थिति क्या थी उसकी, x1 y1, अब वो कहां, यहाँ से कहां चला गया, देखो, तो हम बोलेंगे x2 दूरी पर। इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x2 और y2, ये मान लिया।
ठीक है। तो देखिए अब पहले क्या थी स्थिति ये, लेकिन जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो अब इसकी स्थिति क्या हो गई, बदल गई। इसकी स्थिति क्या हो गई, तो हमने बोला x2 और y2, मतलब x से कितनी दूरी पर, तो हम बोलेंगे x2 दूरी पर पहुंच गया। y से कितनी दूरी पर पहुंच गया, तो ये वाली दूरी जो है ये इसको मैंने क्या बोला, इसको हमने बोल दिया y2। क्या नाम दे दिया इसको, y2। इज दैट क्लियर। तो ये स्थिति क्या हुई, बदल गई। अब हमने क्या किया, हमको निकालना क्या है, ये वाली दूरी निकालनी, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी। तो एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है, Q। दो बिंदु हो गए हमारे पास P और Q। मुझे निकालना क्या है, PQ। इन दोनों के बीच की दूरी ये निकालना मेरा उद्देश्य। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहां से यहां लंब खींच रहे हैं। ठीक है। और ये जो लंब खींचा है मैंने, इसको नाम दे दिया मैंने M। ये जो लंब खींचा है इसको मैंने नाम दे दिया M। ये जो बिंदु है इस बिंदु को हमने नाम दिया M। ठीक है। तो अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी थोड़ा समझिए, यहां से यहां तक की दूरी, इसको भी एक नाम दे देता हूं मैं। तो इसको मैं नाम देता हूं ये M हो गया, इसको मैंने N बोल दिया और इसको बोल दिया O। ठीक है। कुछ ऐसे नाम दे दिए हमने ताकि हमको वो इजी हो जाए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, अच्छा ये ओरिजिन है, इसको O देते हैं, इसको N M और इसको L देते हैं, तो एक L नाम देते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर O N, ये O और N, यहाँ से यहाँ तक की दूरी किस किस के बराबर होगी, देखिए यहाँ पर अपन ये ले लेते हैं। तो हम बोलेंगे O N धन मैंने क्या किया N L, ऐसे लिख लिया। ठीक है। मैंने क्या किया, इस O L को दो भागों में तोड़ा, O N धन N L। भाई इसकी सी बात है, ये 5 है और ये 6 है, तो 5 और 6 11, ये दोनों एक टोटल कितनी होगी, 11 होगी कि नहीं होगी। तो मैंने वही काम किया कि इस 11 को ऐसे लिख दिया O N धन N L। ठीक है। अब मैं क्या निकालता हूं, N L। ठीक है। तो देखिए इसको इधर पक्षांतर कर देता हूं, इसको ये वाले को इधर पक्षांतर करूंगा तो ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो OL माइनस ON इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, NL के बराबर। ठीक है। तो हमारे पास NL मतलब ये वाली दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी, देखिए। तो हम यही दूरी निकालना चाह रहे हैं, इसको निकालने के लिए मैंने ये प्रोसीजर किया। ठीक है। तो ये NL क्या मिल जाएगा, देखिए। तो OL कितना है, तो ये OL है x2। ठीक है। उसी तरह से ON कितना है, तो माइनस x1। इज दैट क्लियर। तो ये NL हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1। ये हमारे पास NL आ गया। ठीक है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, कैसे, तो मैंने कहा इसको ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये वाली जो दूरी है OL वाली दूरी वो 6 सेंटीमीटर है और ये वाली दूरी 3 सेंटीमीटर है, या फिर इसको अपन 8 सेंटीमीटर ले लो, जैसा भी आपकी मर्जी है। ठीक है। तो ये टोटल 8 है और ये 3 है, तो ये बचा वाला कितना होगा, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 5, है ना। यदि मैं आपको ऐसा बताता तो आप इसको समझ नहीं पाते, और नहीं समझ पाते तो आप दो तरीके से समझ, यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है, यदि ये समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है। ये आप ऐसा भी निकाल सकते हैं और आप कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये वाली दूरी 8 है, ये वाली दूरी 3 है, तो बची वाली दूरी कितनी होगी, तो 8 में से 3 को घटा देंगे तो जो बची दूरी होगी वो हो जाएगी। तो मतलब 8 की जगह क्या है, x2 लिखा है, x2 से क्या घटाया, मैं जिसको ऐसे भाई ये वाली दूरी निकालना था तो क्या करता मैं, 8 माइनस 3 करता, 8 माइनस 3 करता कितना आता, 5। ये किसका मान होता है, ये 5 जो है वो किसका मान होता है, इसका मान होता है, NL होता कि नहीं होता। तो ये 8 की जगह मैं क्या लिखूंगा, x2, 3 की जगह x1, देखिए x1 को 3 माना था और x2 को 8, तो ये क्या मिल जाएगा, NL मुझे क्या मिला, x2 माइनस x1 मिला फिर से। ठीक है। तो आप इसको ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस पूरे में से इतनी दूरी को, अब इसको ऐसा ना माने तो देखिए इस पूरे में से इतनी को हमने घटा दिया तो बचा क्या हमारे पास, NL बच गया। ठीक है। देखिए यहाँ पर मतलब इस पूरे को हम कैसे लिख सकते थे, OL और ये ऐसे लिख सकते थे। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, मतलब ये वाली दूरी कितनी है,
ये वाली दूरी आई आपकी x2 माइनस x1। अब देखिए ये समांतर और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है, समान होती है। मतलब यदि हमारे पास ये है, इसके बीच की दूरी देखिए यहाँ पर जितनी भी होगी, यदि यहाँ 5 मीटर है तो यहाँ पर भी 5 मीटर होगी, यहाँ पर भी 5 मीटर होगी, यहाँ पर भी 5 मीटर होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर। इन दोनों के बीच की दूरी कैसी होगी, रेल की पटरी के बीच जो दूरी कैसी होती है, एक समान होती है। वैसे ही जैसे यहाँ पर इसकी दूरी क्या है, x2 माइनस x1 है, तो ये भी क्या होगा x2 माइनस x1, ये भी क्या होगा x2 माइनस x1। तो वैसे ही देखिए दो समांतर रेखाओं की दूरी भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर देखो QL, ये टोटल दूरी पर लेते हैं, क्या लिया मैंने, ये QL। तो QL को हम कैसे लिख सकते हैं, QM धन ML। मुझे निकालना है ये वाली दूरी, क्या निकालनी है, ये वाली दूरी, ये निकालना है। तो मैंने देखिए क्या किया, QL को दो भागों में तोड़ा, कैसे, QM धन QML, क्या हो जाएगा, QM धन ML, और मुझे निकालना क्या है, QM। ठीक है, तो हम ये QM है तो ML को मैं इधर पक्षांतर कर देता हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, QM ऋण इस ML, ये वाली देखो, यदि ये y1 है तो ये भी कितनी होगी, देखिए यहां से ऐसे दो समांतर रेखा है ऐसे, ये तो ये भी कितनी होगी, y1 होगी। ठीक है, तो QML भी कितनी होगी, y1। तो देखिए QL की जगह मैंने ये ML को पक्षांतर कर दिया, ML। तो देखिए यहाँ धन है, इधर आके ऋण हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ, QM, और ये QM हमको पता है क्या, नहीं पता, तो हम निकाल रहे हैं। देखिए QL, ये Q और ये L, इसकी दूरी कितनी है, तो ये भी मैंने डिनोट किया y2, तो ये क्या हो जाएगा, y2। और ये ML कितना है, M और L, देखिए ये ML ये इसके बराबर है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं ऐसे, और ये वाली दूरी के बराबर होगी, अर्थात ये कितना हो जाएगा, y1। अर्थात हमारे पास क्या हुआ, ये QM बराबर ये कितना हो गया, मतलब इसका जो वैल्यू आया तो उसका इसका, ये देखिए ये वाली रेखा का मतलब कितना आ गया, y2 माइनस y1, ये हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर PQM हम लेते हैं त्रिभुज PQM में M से। अब देखिए त्रिभुज PQM कैसा है, PQM कैसा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज है, देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है कि समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे कर्ण क्या है, तो हमने कहा PQ का वर्ग बराबर किसका वर्ग हो जाएगा, तो PM का वर्ग धन क्या हो जाएगा, QM का वर्ग, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर PQ का वर्ग बराबर PM कितना है, तो PM का मान कितना है, x2 माइनस x1 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x2 माइनस x1 का वर्ग। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का वर्ग। QM देखिए यहाँ पर ये Q और ये M, y2 माइनस y1 का वर्ग। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है। देखिए, तो देखिए जैसे यहाँ से वर्ग हटाया तो इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए वर्गमूल लग गया, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इस तरह से हमारे पास दो बिंदु के बीच की दूरी ये निकल गई। देखिए PQ बराबर निकालना क्या था आपको, PQ निकालना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी थी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसका फॉर्मूला आ गया। अब यदि हमको कोई भी दो बिंदु दे दिया जाए, ठीक है, कोई भी दो बिंदु दे दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उन बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब ये देखते हैं
इसको थोड़ा सा एक आध दो हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए 1 4 और 2 और 2, अपने पास दो बिंदु, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज लेते हैं, हमको दिया है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास क्या आया, तो हमारे पास आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया, ठीक है। तो हमारे पास दो बिंदु दे दिए, एक बिंदु दिया 1 4 और दूसरा बिंदु हमको दे दिया 2 और 2, हमको ये दे दिया, ठीक। तो आप ये देखिए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालनी है, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो आप कंसीडर कर लीजिए, इसको आप x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, ठीक है, और इसको क्या मान लीजिए, x2 मान लीजिए और इसको y2 मान लीजिए। तो दैट क्लियर, और इस फॉर्मूले में रख दीजिए मान। देखिए क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 2, x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2, y1 कितना है देखिए y2 2 है और y1 कितना है -4 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 में से 1 गया तो अपने पास 1 का वर्ग, और इसको करेंगे तो ऋण 2 का वर्ग। ध्यान रखिएगा यहाँ पे वर्ग है तो चाहे अंदर पे ऋण आए या धन आए, सबका मान कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ऋण का वर्ग भी प्लस होता है और धन का वर्ग भी प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो रूट 1 का वर्ग 1 हुआ और 2 का वर्ग 4 हुआ, तो कितना आ गया आंसर 5। अभी कोई इकाई दी नहीं हुई है, ना मीटर दिया हुआ है ना सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या बोलेंगे कि वर्गमूल 5 इकाई। ये क्या हो गया इसका, उनके बीच की दूरी। इस तरह से दिया हुआ है, तो आप लोगों के बुक में दिया हुआ है कि एक चित्र बनाकर दिया हुआ है, आलेख दिया हुआ है, बोला है कि बिंदु P से Q और R की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसमें आप किसी भी एक को आप ऐसे ही मान लीजिएगा x1 y1 और दूसरे बिंदु को x2 y2, और वो मान करके आप ये वाला फॉर्मूला रखेंगे और उसको हल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे और एक चीज़ दिया हुआ है हमको कि बिंदु 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 3 और 4 ये मूल बिंदु हमारे पास क्या हो जाता है, 0 0, इसको मैं x1 बोलता हूँ, इसको y1 बोलता हूँ, और 3 और 4 का होगा तो प्रथम चतुर्थांश में इधर कहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों धनात्मक हैं। तो 3 और ये 4, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसको मैंने क्या मान लिया x2 और इसको मान लिया y2, ठीक है। मूल बिंदु को x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो सीधे सीधे अपन क्या करेंगे, दोनों के बीच की दूरी यदि अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, pq बराबर, देखिए यहाँ पर फिर से x2 कितना होगा, तो 3 है ना, x1 कितना हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस फिर से y2 कितना हुआ 4 माइनस y1 कितना हुआ 0 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, 3 ऋण 0 कितना हुआ 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 इकाई। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तरीका है, ठीक है। एक बात और, जैसे हमको यहाँ पर दिया हुआ है और कि यदि बिंदु PA बराबर PB हो तो बिंदु A और B के निर्देशांक क्रमशः इतने दिए हैं, तो P y अक्ष पर स्थित हो तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। यदि PA बराबर PB हो तथा बिंदु A और B के निर्देशांक इतने क्या दिए हैं आपके, देखिए 2 और 0 दिया हुआ है, ठीक है। वह जो B के निर्देशांक है वो कितने, ऋण 2 और 4 दिया हुआ है, तो वो और P y अक्ष पर स्थित, फिर से वही बात, देखिए अपन थोड़ा सा सोचते हैं, इसको थोड़ा सा सोच कर देखते हैं, तो अपन यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले
देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आपको थोड़ा समझना हो तो आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये y ठीक है, ये x है और ये x है। थोड़ा सोच कर देखते हैं कि PA बराबर PB हो और A और B के निर्देशांक, तो देखिए A के निर्देशांक कितने हैं, 2 और 0, मतलब 2 और 0 मतलब लगभग कहीं इधर कहीं होगा 2 0। 2 0 यहाँ क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर y निर्देशांक क्या है, 0 है, इसका मतलब वो कहाँ पर होगा, x अक्ष पर होगा। इज दैट क्लियर, x अक्ष पर होगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऋण 2, सॉरी 2 और 0 इधर आएगा ना, 2 और 0। अब क्या दिया हुआ है, ऋण 2 और ऋण 4, तो देखिए ऋण 2 मतलब यहाँ से अपन जितनी दूरी पर ले रहे हैं उतनी दूरी पर ऋण 2 और धन 4 मतलब इधर कहीं धन 4, ये 4 को इधर ले लीजिए, तो ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब ये वाला बिंदु कहीं पर यहाँ ऋण 2 और ये 4 है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, तो इसको हमने बोला A और इसको हमने क्या नाम दे दिया, B, ठीक है। और y अक्ष पर क्या बोलता है, और P y अक्ष पर स्थित हो, y अक्ष पर स्थित है मतलब यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ पर कहीं यदि मान लेते हैं, मान के चलते हैं क्योंकि अपन को एग्जैक्ट स्थिति तो नहीं पता, अपन देख लेंगे। तो यदि y अक्ष पर ये स्थित है तो अपने पास y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है, 0, तो हम इसको क्या मानकर चलेंगे, 0 और ये y, क्योंकि y अक्ष पर कहाँ स्थित है ये हमको नहीं पता है ना। लेकिन उसने एक कंडीशन हमको दिया है कि PA, ये हमारे पास क्या है, P इस y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर कहीं पे भी मान लेते हैं, तो ये PA और ये PB ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। उसने क्या कंडीशन दे दिया है, PA बराबर PB। तो हम क्या करते हैं, इसके और इसके बीच की दूरी देखो, ये PA निकाल लेते हैं, तो PA कैसे निकालेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी PA बराबर क्या हो जाएगा, रूट x2 माइनस x1। तो यदि अपन इसको ऐसे मान लेते हैं, इसको अभी थोड़ी देर के लिए x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया और इसको क्या मान लिया, x2 और इसको y2 मान लेता हूं, ठीक है। देखिए y अक्ष पर स्थित P y अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब उसके x निर्देशांक क्या होंगे, 0 एकदम, है ना। यदि y अक्ष पर स्थित है तो x निर्देशांक 0, x अक्ष पर स्थित है तो y निर्देशांक क्या होंगे, 0 होंगे। तो वही चीज हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। अब हम ये देखना है कि एग्जैक्ट स्थिति उसकी क्या होगी, तो उस चीज के लिए हमको ये कंडीशन दिया हुआ है, ये शर्त हमको दी गई है कि PA कैसा है, PB के बराबर। तो हम क्या निकाल लेते हैं, P और A के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या है हमारे पास, तो PQ बराबर रूट क्या है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हम इसको हल ऐसा करेंगे क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये सारा कुछ, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, PA सॉल्यूशन है ना। तो PA हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमने इसको x1 y1 इसको हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, है ना, ताकि वैल्यू रखने में दिक्कत ना हो। तो ये x2 y2, तो x2 क्या है हमारे पास 0 और x1 क्या है 2, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस हमने ले लिया y2 क्या है हमारे पास, तो y2 हमारे पास y है और यहाँ पर ये कितना है 0, तो हमने इसको लिख दिया 0। देखिए y2 और यहाँ पे y1 क्या है 0, तो हमने ये 0 लिख दिया। हमारे पास PA कितना आ गया, तो PA हमारे पास आ गया, तो 2 का वर्ग करेंगे, देखिए 2 का वर्ग, ठीक है, और ये y माइनस 0 मतलब y प्लस y का वर्ग, ठीक है। इसी तरह से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 धन y का वर्ग, ये हमारे पास आ गया PA, ठीक। अब हम क्या निकाल लेंगे, PB निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो वो कितनी हो जाएगी, तो अब हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं, ये हमने तो ये माना क्यों है, किसी को भी मान सकते हैं, दो बिंदु हमको फार्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना, तो हम ये मानने पर, इसको ऐसा मान लेने पर हमको वो इजी हो जाता है फार्मूला लगाने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये x2 माइनस x1, तो देखिए यहाँ पर x2 कितना है 0, ठीक है, देखिए ये 0 और x1 कितना है, तो माइनस, तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये माइनस पहले से ही है और वो -2 पहले से बाद में, तो हमने इसको ऐसे रख दिया का वर्ग
ये माइनस फॉर्मूले का x2 माइनस x1 कितना है -2, ये -2 रखा है x1 की जगह। इज इट क्लियर? चिन्हों का ध्यान रखिएगा। फिर y2, तो y2 कितना है अपने पास y माइनस हमारे पास ये कितना है 4, तो हमने इसको 4 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल अपन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 0 के साथ जोड़े हैं घटाए बात तो वही है, ठीक है। प्लस अब देखिए y माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाता है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, यदि जिसको याद नहीं है तो वो लिख लो, है ना। मैंने आपको बताया हुआ भी है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2ab, तो 2a का वैल्यू कितना तो y, b का वैल्यू कितना तो 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास, इसको मैं पूरा एक बार और सॉल्व कर देता हूं, तो 4 और ये 16 कितना हो जाएगा 20, और ये हो गया y का स्क्वायर, और यदि हम इसमें तो 4 दूनी 8 y, इस 4 2 सा 8 अपने पास ये हो जाएगा, तो -8y ये अपने पास हो गया क्या pb। अब हमारे पास शर्त क्या है, ये शर्त दी गई, तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूं बराबर कर सकता हूं। तो देखिए pa बराबर pb, pa बराबर pb हमको क्या है दिया है, तो हम क्या करते हैं, ये क्या निकला अपने पास, तो रूट क्या दिया है 4 धन y का वर्ग, ठीक है, और pb कितना दिया हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे 20 धन y का वर्ग, और ये ऋण 8y। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए ये वर्गमूल से ये वर्ग से ये वर्गमूल हट जाएगा, तो 4 धन ये वर्गमूल हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका बराबर, है ना, ये भी हट जाएगा, ये वर्गमूल भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या 20 धन y का वर्ग ऋण 8y, है ना। ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास फाइनली बच जाएगा 4 बराबर हमारे पास बचा 20 ऋण 8y, ठीक है। हमारे पास ये बचा, इसको हम कहाँ लिख देते हैं, चलिए इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इस 8y को इधर पक्षांतर करता हूँ और 4 को इधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये 8 ऋणात्मक है, देखिए ये 8y जैसा ऋणात्मक, तो देखिए क्या हो जाएगा 8y, इसमें इधर लगा के इधर हो जाएगा, और 4 इधर धनात्मक है, इसमें इधर पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा 20 ऋण 4, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, तो क्या हो जाएगा देखिए 8y बराबर 20 ऋण 4 कितना 16, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 8 16 बटे 8, तो 8 गुणे 16, तो y बराबर कितना हो गया 2, है ना, तो y बराबर 2 आ गया, तो ये y का मान आ गया, अर्थात p के निर्देशांक क्या होंगे, अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः बिंदु p के निर्देशांक, बिंदु p के निर्देशांक क्या होंगे 0 और 2। इस तरह से आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं।